कर्म कभी असफल नहीं, मंजिल कभी अटल नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे आके इंग्लिश का प्रैक्टिस नंबर 3। ये हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 3 है। इसको आप देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जैसे हम 15 क्वेश्चन आपको हर बार करवाते हैं वैसे ही इसमें करवाएंगे। हमने आपसे कहा है कि इसकी ये एक आप लोग अलग से कॉपी बनाइएगा। अगर आप लोग इसमें समय देंगे तो हम आपको वादा करते हैं आपके एग्जाम में कि आपको इंग्लिश में फेल नहीं होने देंगे। अगर बात करें बोर्ड एग्जाम की चाहे कंपटीशन की, क्योंकि उसमें भी जो 20 नंबर की OMR आ रही है वो ऐसे ही ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे को उस लेवल पे खड़ा करना चाहते हैं जहां पे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ कर पाए। अगर बच्चा जाता है इंटर के बाद, हमारा भाई कोई जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो उसको पता ही नहीं होता, वो अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है कंपटीशन की दुनिया से। तो इसीलिए वो 20 नंबर की OMR ऐड करी गई है ताकि कुछ अब आगे वो लोग कर पाएं। तो चालू करते हैं अपना प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, स्पीक इन अ वेरी लो टोन। मतलब जब कोई बहुत ही धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे, उसको कहते हैं फुसफुसाना। अगर कोई फुसफुसाता है मतलब कि बुदबुदाता है तो उसका मतलब होता है विस्पर। इसको आप लोग कहीं भूलिएगा मतलब, ये वन वर्ड है। वन वर्ड आते हैं 12th एग्जाम में। 12th की स्पेलिंग आई थी। 12th की स्पेलिंग अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह देंगे 12, आपकी स्पेलिंग कट जाएगी। 12th की स्पेलिंग में 12th ये F लगता है आके, इस F को आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। अच्छा, लिखा है स्पीक इन अ वेरी लो टोन। जब कोई बहुत धीमी आवाज में बोलता है तो उसको हम लोग कह देते हैं आके विस्पर। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हम 2-3 वर्ड आपको और बताते हैं। मरमर का मतलब भी होता है दुबदुबाना, पर यहां पे विस्पर से हम लोग साउंड ले लेंगे आके। बास का मतलब जमहाई होता है, बैरिटोन का मतलब भी तेज आवाज होता है। यहां पे देखिएगा, बात करते हैं ब्लीट की, तो ब्लीट का मतलब होता है मिमियाना। देख लीजिएगा, ब्लीट का मतलब मिमियाना, ब्लीट का मतलब होता है मिमियाना। बात करते हैं गैलो, GALLOW। गैलो का मतलब होता है मगरमच्छ की आवाज। मगरमच्छ की आवाज को हम लोग कहते हैं गैलो, मगरमच्छ की आवाज। YELL, येल का मतलब होता है क्राई करना या बहुत तेज चिल्लाना। तो येल का मतलब होता है गला फाड़कर चिल्लाना। और मरमर, मरमर और जो विस्पर है, विस्पर WHISPER, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स बैठेंगे। बट इस क्वेश्चन में इस भाई वन वर्ड का मतलब होता है स्पेसिफिक वर्ड। कोई ना कोई वन वर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड का होता है। तो यहां पे स्पीक इन अ वेरी लो टोन का मतलब बैठेगा आके विस्पर से। बट अगर सिनोनिम्स में हम लोग बैठा लेंगे आके, तो सिनोनिम्स हमारा मरमर का विस्पर भी हो सकता है। जैसे अगर हम आप लोगों से बात कर दें परप्लेक्स की, तो परप्लेक्स के आप लोग, हमने कई बार आपको बताया है, परप्लेक्स का मतलब होता है आके कंफ्यूज। तो परप्लेक्स का मतलब तो होता है बहुत जटिल रूप से कंफ्यूज। परप्लेक्स का मतलब तो होता है जब कोई बहुत ही दुविधा में फंस जाता है, वहां पर हमारा वर्ड आता है परप्लेक्स। और कंफ्यूज हमारा थोड़े मोड़े मामले में होते हैं कंफ्यूज, ज्यादा मामले में भी होते हैं कंफ्यूज। अच्छा, आप लोगों ने छोटे में वो खेला होगा जो क्यूब टाइप का आता है, उसको कहते हैं आके पजल। तो पजल का मतलब भी होता है कंफ्यूज। अगर बात करते हैं बैफल, बैफल का मतलब भी होता है कंफ्यूज। तो इन सब के मतलब एक ही होते हैं। हम सिखाना केवल ये चाहते हैं कि सिनोनियम्स केवल स्पेसिफिक नहीं होते, सिनोनियम्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग वर्ड की। अगर बात करते हैं इसी में, तो सरपेंट याद करो, सांप से। सांप चलता है तो आप जान नहीं पाते। हमको ऐसे ट्रिक बनाई थी हमने याद करने के लिए। अगर सांप चलेगा तो जान नहीं पाएंगे कहां जा रहा है। सरपेंट, सरपेंट जान नहीं पाते, सरपेंट को हम लोग कहते हैं सांप। और सरपेंट से वर्ड निकल के आता है सरपेंटाइन। सरपेंटाइन का मतलब भी होता है आके घुमावदार। अब देखो, घुमावदार। अगर बात करें कंफ्यूज की, तो कंफ्यूज का मतलब तो होता है दिमाग में कोई चीज मतलब कंफ्यूज होता है हम लोग। अब सरपेंटाइन का मतलब होता है घुमावदार। तो कंफ्यूज का एक सिनोनियम हमारा सरपेंटाइन भी होता है। अगर बात करते हैं बैफल की, बेविल्डर, बेविल्डर का मतलब भी होता है कंफ्यूज से। डिलेमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिलेमा का मतलब भी होता है कंफ्यूज। तो एक वर्ड के कई वर्ड होते हैं, भूलिएगा नहीं। अब परप्लेक्स, कंफ्यूज, पजल, बैफल, सरपेंटाइन, बेविल्डर, डिलेमा, इन सबको मत भूलिएगा। क्वेश्चन देखिए, स्पीक इन अ वेरी लो टोन। जब कोई बहुत धीमी आवाज में बोलता है तो उसको हम लोग कह देते हैं यहाँ के विस्पर। कतई ना भूलना, आप नहीं ना भूलोगे। अच्छा ठीक है, एक चैप्टर हम ये सब नोट कर लेना वर्ड आप लोग। एक चैप्टर हमारा होता है, उसको हम लोग कहते हैं आके इन्वर्जन। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब देखो, हम आपको बताना चाहते हैं, इन्वर्ट हमारी एक वर्ब होती है इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब होता है उलटना,
या पलटना, ये इरेज कर देते हैं हम। हमारी वर्ब होती है, बड़ा लिखें, हमारी वर्ब होती है आके इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब आपका होता है मेरे भैया उलटना या कि पलटना। जो अब इसको याद ऐसे रखो, आप लोगों ने नाम सुना होगा आके इन्वर्टेड कॉमा का, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। जब कॉमा को पलट देते हैं तो उस पलटे हुए कॉमा को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, जो कि नरेशन में पढ़ते थे हम लोग, हमको पता है, किसी ने था नहीं आज तक, हम लोग याद कर देते थे कि इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा को हटा के दैट का, इफ का यूज करते हैं। अरे इन्वर्टेड कॉमा कहते किस लिए हैं? क्योंकि इन्वर्ट का मतलब होता है आके पलट जाना और इसका मतलब होता है पलट जाना। अच्छा, कॉमा को आप लोग नाउन कह दीजिएगा, कॉमा हमारी नाउन है, नाउन के पहले जो भी आता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, तो इन्वर्टेड यहां पे हमारा एडजेक्टिव हो गया। जैसे हमने आपको कल वर्ब टॉपिक जब पढ़ाया था, मतलब हल्का सा डेमो दिया था वर्ब में, तो हमने आपसे कहा था केवल एक क्वेश्चन तक हम सीमित नहीं रहते ना, आप लोग सीमित रहो एक क्वेश्चन तक। एक क्वेश्चन के जहां जहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वहां वहां से उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखो। आप लोग भी ऐसे सीखो, हम भी ऐसे सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर वर्ब को देखो तो वर्ब की आप लोगों ने फॉर्म्स पढ़ी होंगी, वर्ब की फॉर्म्स। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें, सेकंड फॉर्म की बात करें और थर्ड फॉर्म की बात करें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की अगर बात करें, इन्वर्ट लेते हैं, इन्वर्ट, INVERT, इन्वर्ट, हिंदी हमने आपको बता दी। अगर सेकंड फॉर्म में इसकी हम लोग जाते हैं तो सेकंड फॉर्म इन्वर्ट की होती है आके इन्वर्टेड, और अगर थर्ड फॉर्म में जाते हैं, थर्ड फॉर्म हमारी होती है आके इन्वर्टेड, और थर्ड फॉर्म को कॉपी में लिखा रहता है आके परफेक्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को किताब में लिखा रहता है आके परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है आके परफेक्ट, जो हमारा पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल, आई थिंक यहां पे परफेक्ट या पास्ट होता है, देख लीजिएगा। जो हम केवल ये बताना चाहते हैं, ये जो पार्टिसिपल होता है उसको हम लोग कहते हैं आके एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव होता है वो हमारा होता है आके ब्रदर। बार बार बताते हैं, एक सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10 ठो, तब गलती ना हो पाए इस कॉन्सेप्ट में। जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो होता है ब्रदर। किसका ब्रदर होता है? तो कहोगे आके नाउन का, और नाउन क्या हो गई इसके हिसाब से? नाउन हो गई आके सिस्टर। किसकी सिस्टर हो गई? आके ब्रदर की, अपने एडजेक्टिव की। तो कॉमा यहां पे लगा आके नाउन। अब नाउन के पहले क्या आता? नाउन के पहले आता एडजेक्टिव, तो इन्वर्टेड हमारा हो जाएगा आके एडजेक्टिव। अब यहां से बना है इन्वर्जन, तो इन्वर्ट का मतलब होता है पलटना, तो कहीं ना कहीं से इन्वर्जन का सेंस भी निकलेगा आके उलटने से या पलटने से। इसका मतलब क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में, अगर ये मानो क्वेश्चन लिखा दिखा कभी भी आपको, अगर किसी क्वेश्चन में शुरुआत में आपको निगेटिव वर्ड लिखा दिखा है, निगेटिव वर्ड, अगर किसी भी सेंटेंस में यहां से यहां तक मानो हमारा कोई सेंटेंस होगा बड़ा प्यारा सा, बोर्ड में देखने का प्रयास करो। अगर आपका कोई सेंटेंस लिखा होगा, सेंटेंस के आपको पता है कि सेंटेंस के शुरुआत में हमारा आता है सब्जेक्ट, बाद में हमारी आती है वर्ब, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह हमको कोई ना कोई निगेटिव वर्ड लिखा दिखा, फिर समझने का प्रयास करो। अगर सेंटेंस में कोई ना कोई निगेटिव वर्ड हमको लिखा दिखा, तो उस सेंटेंस में करते हैं इन्वर्जन। अब इन्वर्जन कैसा करते हैं? बोर्ड में देखो ध्यान से। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कह देते हैं आके एक प्रकार से जनरल रूल, मतलब कि सामान्य यही रूल हम लोग यूज करते हैं, जनरल रूल। बट अगर एक्सेप्शन की हम लोग बात करें इन्वर्जन की, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपकी वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस नहीं बदलेगा, केवल वर्ब और सब्जेक्ट अपना प्लेस बदलते हैं। जब वर्ब और सब्जेक्ट अपना प्लेस आपस में इन्वर्ट कर लेंगे, पलट लेंगे आके, तभी उत्पत्ति होती है आके इन्वर्जन की, इन्वर्ट। अगर वर्ब और भाई जनरल रूल क्या होता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, बाद में आती है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इन्वर्ट का मतलब होता है पलटना उलटना। तो अगर वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब अपना अपना प्लेस को रिवर्ट कर लें, अपने अपने प्लेस को बदल लें, तो उत्पत्ति होती है इन्वर्जन की। आप लोगों ने पढ़ा है कि शुरुआत में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पर हमने क्या सिखाया? हमने आपको सिखाया कि इन्वर्ट का मतलब होता है पलटना।
और अगर सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा निगेटिव वर्ड, तो वर्ड बने तो क्वेश्चन बनेगा इन्वर्जन से। हमने क्या बोला, फिर सुनो, अगर सेंटेंस के शुरुआत में निगेटिव वर्ड आएगा, अगर सेंटेंस की निगेटिव वर्ड मतलब नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, अगर सेंटेंस के शुरुआत में निगेटिव वर्ड आएगा तो उस निगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस को बनाएंगे इन्वर्जन से। इन्वर्जन का मतलब होता है पहले आता है वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है नो सूनर, कहां गया ये, नो सूनर आई सा। अब नो सूनर आप सभी जानते हो कि नो सूनर हमारा हो गया आके निगेटिव वर्ड, नो सूनर हमारा हो गया निगेटिव वर्ड। आपको ये क्वेश्चन सीजीएल का है। अब देखो जरा से, प्रीलिम्स का 1 2 3 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको एप्रोप्रिएट आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन को इसमें हम एक्सेप्ट करें या किसी ऑप्शन को एक्सेप्ट ना करें। तो अभी आपको उत्कर्ष ने बताया, क्या बताया कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में निगेटिव वर्ड आता है तो तब लगता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो नो को देखो कि नो को जान जाओ कि नो हमारा निगेटिव वर्ड है। अब निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड के बाद क्या आएगा, निगेटिव वर्ड के बाद वर्ब आएगी। क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब जहां पे निगेटिव वर्ड के बाद वर्ब आई होगी वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका मतलब निगेटिव वर्ड के बाद वर्ब तो आई नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये होगा नहीं छोटा, निगेटिव वर्ड के बाद ये तो ऐसे ने यही चेंज कर दिए, इसका मतलब ये सी ऑप्शन आपका सही बैठेगा। इलिमिनेशन, इलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। देखो ध्यान से, इलिमिनेट, इलिमिनेट हमारा नाउन है, इलिमिनेट हमारी नाउन है या सॉरी इलिमिनेट हमारी वर्ब है। इसका मतलब होता है आके हटाना, पद से हटा देना। इसी को आगे लगाते हैं आके सन, वर्ड बनता है आके इलिमिनेशन, जो आप लोग पढ़ते रहते हो बचपन से 55 तक चलता नहीं पता। इलिमिनेशन, इलिमिनेशन का मतलब भी होता है हटाना से। अगर आपको किसी क्वेश्चन में सही ऑप्शन ना चले पता तो उस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन को दो, हटा, हो जाएगा इलिमिनेशन। क्या मजादारी, हमने कहा अगर आपको किसी ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में सही ऑप्शन ना चले पता तो उस क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन को दो, हटा, इलिमिनेशन। इलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। तो हमने जितने हमको गलत लगे उनको हटा दिया, सही वाला अपने यहां पता कर लिया। अच्छा ये सही क्यों है, क्योंकि यहां पे नो लगा है, नो हमारा निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड जहां पे आता है बनता है इन्वर्जन से। अब ये देखो डिड लग गया आके। आप सबको पता है क्या कि अगर आपको सा SAW सा लिखा दिखता है तो उसको हम लोग कह देते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर आपको सा लिखा दिखता है तो उसको हम लोग कह देते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बचपन से 55 तक पढ़ते थे, आज बताने का मौका आ गया, बता दो। अगर डिड की बात करेंगे, डिड की, हाँ सही बोले, अगर वर्ब की निगेटिव वर्ड की बात करते हैं तो डिड की उत्पत्ति होती है। तो यहां पे आपका लिखा हुआ है सा हमारी पास्ट की फॉर्म है, इसका मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी आके डिड, तो डिड लग जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा राय से। समझ गए। अच्छा एक और बताओ, समझ गए तो जैसे हमने आपसे कह दिया हार्डली, सोहन हैड ब्रॉट मोहन्स बुक। हार्डली सोहन हैड ब्रॉट मोहन्स बुक। तो हार्डली यहां पे देख रहे हो आप लोग बड़े प्यार से, हार्डली हमारा है निगेटिव वर्ड, हार्डली हमारा होता है निगेटिव वर्ड। अगर सेंटेंस के शुरुआत में निगेटिव वर्ड देखने को मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। अगर सेंटेंस के शुरुआत में निगेटिव वर्ड देखने को मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उलटना या पलटना। अगर आप लोग जाओगे जनरल रूल पे तो होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब को पहले करो, सब्जेक्ट को बाद में करो, उसके बाद वर्ब को करो, उसके बाद ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को करो। अगर वर्ब को बाइफरकेट करेंगे तो वर्ब हमारी दो रूपों में होती है, एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब और एक हमारी होती है आके मेन वर्ब। एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब और एक हमारी होती है मेन वर्ब। अब यहाँ पे देखो हार्डली हमारा निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड का मतलब इन्वर्जन बनेगा, इन्वर्जन का मतलब वर्ब पहले आएगी। तो कौन सी वर्ब, ये वाली वर्ब यहाँ रखो। सेंटेंस हमारा राइट हो गया आके हार्डली के बाद हेड लगेगा, उसके बाद लगेगा आके सोहन के बाद जो सेंटेंस लिखा है वैसा सेंटेंस आप अपने आप बना दोगे। एक क्वेश्चन और देखो, हमने आपसे कहा नो सूनर सॉरी आई रेड
द न्यूज़पेपर। अब यहां पे देखो रेड आ गया। अब रेड को हमने कल बताया था आपको, इसीलिए रेड, रीड, रेड और फिर रेड, फिर आता है यहां पे रीडिंग, फिर यहां पे आता है रीड्स। ये तीनों फॉर्म आपकी सेम होती हैं, बट इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन हमारा डिफरेंट होता है। और डिफर के बाद हमने आपको कल बताया था, एक होता है डिफर और एक होता है डिफरेंट। इन दोनों के बाद में आता है फ्रॉम। भूला ना करो जो बताया करें, डिफर फ्रॉम और डिफरेंट फ्रॉम दोनों को याद रखना। इसको हमने यहाँ पे रेड पढ़ा, जब इसको रेड पढ़ा इसका मतलब ये वर्ब है हमारी पास्ट टेंस की, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अभी आप लोगों ने हमको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है वहाँ पे डिड लगेगा आके हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ लगती है उसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है आके डिड। इसका मतलब क्वेश्चन देखो, नो सूनर आई रेड। अब इसको जब रेड पढ़ेंगे इसका मतलब हमने खुद उच्चारण किया ना रेड। अब जब इसको रेड पढ़ेंगे तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वही रूल लगेगा आके। यहाँ पे नो सूनर हमारा हो गया आके निगेटिव वर्ड। जब नो सूनर हमारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा तो निगेटिव वर्ड के बाद हमारा आता है, निगेटिव वर्ड के बाद हमारी वर्ब आती है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आई रीड ना होके हो जाएगा डिड के बाद बनेगा आके आई, उसके बाद बनेगा आके रीड। अब इसको रीड पढ़ेंगे क्योंकि डिड लग गया मेन वर्ब, वो तो पास्ट का रूल पता ही है। तो दो सेंटेंस आपको क्लियर हो गए अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड नंबर सेंटेंस में। थर्ड सेंटेंस को और फोर्थ सेंटेंस को हम रोकते हैं, पहले आते हैं हम लोग अपने सेंटेंस नंबर 5 में। थर्ड सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस में आपकी फ्रेजल वर्ब हैं। ये फ्रेजल वर्ब के दो क्वेश्चन हमने आज लिए हैं। दो फ्रेजल वर्ब के हमने क्वेश्चन लिए हैं आपके 4 दिन के लिए, मतलब 2 दिन के लिए। एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आज के लिए, एक कल के लिए, क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब में हम आपको 12 फ्रेजल वर्ब करवाएंगे। जैसे मानो ब्रेक की हमने उठाई आज, ब्रेक का हमने एग्जाम्पल लिया इसीलिए। अब जब ब्रेक का हम एग्जाम्पल लिया है तो ब्रेक की जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो कैब आई होंगी, ब्रेक फर्द, ब्रेक थ्रू, ब्रेक अगेंस्ट, सबको आज हम करवा देंगे। उनको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, पेस्ट कर लीजिएगा अपने दीवार में, और कम से कम 1 दिन तक लगातार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। 1 दिन तक लगातार पढ़ने का मतलब होता है 15-15 मिनट में करो रिवीजन। सुबह कर लो 15 मिनट, दोपहर में कर लो, फिर शाम को कर लेना, खत्म हो जाएगी ब्रेक की। इसी प्रकार पुट की खत्म हो जाएगी, तो समय लगेगा दोनों क्वेश्चन में। हम आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। लिखा हुआ है विशाल कुड नॉट। अच्छा ध्यान, बोर्ड में देखो, हम आप लोगों ने वर्ब टॉपिक पढ़ा होगा, वर्ब टॉपिक। तो वर्ब हमारे हिसाब से 24 होती हैं। कौन कौन सी देखो ध्यान से, थोड़ा अच्छा बने ना, अच्छा लगे। अगर आप लोगों ने वर्ब पढ़ा होगा, वर्ब हमारे शॉर्ट ब्रेक पढ़ा है वर्ब के लिए। वर्ब हमारी 3 याद रखो और 3 ही याद रखो, है ना। चलो 4 कर देते हैं, होती तो फिर बहुत सारी हैं। 24 हमने आपको बताई। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी RY होगा ना। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी जो आपकी बात करती है बी की। बी के अंदर आता है इज, एम, आर, और अगर बात करें वाज की और वर की। इसके बाद आती है हैव की फॉर्म, हैव, हैज और हैड। डू की फॉर्म आती है तो इसी में होता है डू, डज और डिड। यहां पे हमारा आता है मॉडल्स। अब ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे थे, मॉडल्स का क्वेश्चन है तो मॉडल सीखते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, मॉडल्स, मॉडल्स हमारे 10 होते हैं। कौन कौन से देखो ध्यान से बताएं। एक होता है विल, इसका पास्ट होता है आजकल वुड, तो विल का वुड। एक होता है सेल का पास्ट शुड, विल, वुड, सेल, शुड। कैन का होता है कुड, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड। मे का होता है माइट, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। और मस्ट, मस्ट अपने आप में अकेला होता है, पॉजिटिव और प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट के लिए। इसके बाद आता है आउट टू। ये हमारी होती हैं आके मॉडल्स। एक हमारी होती हैं आके सेमी मॉडल्स, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। ये हमारी होती हैं 3, नीड, डेयर और यूज्ड टू। एक बात हमारी जानो, मॉडल्स को याद रखो, भूलो नहीं। मॉडल्स हमारी कितनी मॉडल्स हमारी होती हैं यहाँ की 10। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। रूल नंबर 1 देखो मॉडल्स का हम आपको बताएंगे आज। रूल नंबर 1, आपको अगर कभी मॉडल्स लिखी दिखी पूरे सेंटेंस में,
तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान कर लो, भूलना कतई जिंदगी में नहीं है। अगर एग्जाम्पल हम आपको देना चाहें तो यहां पे लिखें राम में कंप्लीटेड द वर्क। तो राम में कंप्लीटेड द वर्क कहा हमने आपसे, तो यहां पे में आ गया, में हमारी है मॉडल्स, में हमारी क्या है, में हमारी मॉडल्स है। और अभी हमने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में मॉडल्स लग के आती हैं तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब यहां से ईडी अपने आप में कट जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा, राम में कंप्लीट द वर्क। जैसे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं, हमने कहा राम में, अरे यार, में हैड एन अम्ब्रेला, राम में हैड एन अम्ब्रेला। अब हैड में कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते थे बच्चे, मतलब भाई अब गलती करते थे। कैसे, देखो ध्यान से, जैसे बात करें हैव और यहां पे बात करें हैज, यहां पे बात करें हैड। अगर अच्छे से जाएं तो हैव के बाद हमारा आता है हैड, फिर हमारा आएगा हैड, फिर यहां पे हमारा आता है हैविंग, उसके बाद यहां पे आता है हैज। मतलब जो हैव है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी हैव होती है, सेकंड फॉर्म हमारी हैड होती है, और हैड को ही हम लोग थर्ड की थर्ड फॉर्म कह देते हैं। हैविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म बात करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी होती है हैज। तो हैव अगर आप देख रहे हो तो हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मॉडल्स के बाद हमेशा हैड ना आके हमेशा हैव आता है। क्या आता है हैव, कुछ भी बात करें, जैसे हम यहां पे लिखते हैं विल, अब बात करते हैं सेल, तो हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्यूचर टेंस, इसीलिए विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब हैव आएगा। हैव और हैड और हैज इसीलिए नहीं लगाते हैं, क्यों, पढ़े ना हो फ्यूचर टेंस में हैव का प्रयोग होता है, काहे होता है, क्योंकि जो मॉडल्स हमारी होती हैं उनके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। देखो ऐसे, अगर बी की हम बात करें, बी की, तो बी के अंदर बी हमारी माँ है, इसकी 5 बच्चियां, कितनी बच्चियां हैं इसकी, 5 बच्चियां। कौन कौन सी, देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई, 5 बच्चियां। कौन कौन सी, एक होती है इज, एम आर, वॉज, वर। अब अगर बात करें हम यहां पे स्टूड की, SHOULD स्टूड की, तो स्टूड के बाद कभी भी हम बच्चों को नहीं लिखेंगे। अब अगर बी की हम बात करते हैं, यहां बी की, तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है आके बी, सेकंड होती है बीन, थर्ड भी होती है बीन, और फिफ्थ हमारी होती है आके बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म बनी नहीं है, बीस नाम की कोई हमारी फॉर्म होती नहीं है। ये होती है 4 फॉर्म, बीइंग। अब इसके बाद भाई मॉडल्स के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बच्चों के तो फॉर्म होंगे नहीं, इज़ेमार के तो फॉर्म होंगे नहीं, हमेशा माँ के फॉर्म होंगे। मतलब बड़ी जो में हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये तो फंडामेंटल ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, जो उन्हीं के फॉर्म हो पाएंगे। तो बी का हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है बी, तो हमेशा वर्ब आती है मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म की, इसीलिए मॉडल्स के बाद हम लोग बी लगाते हैं, है कि नहीं, इसीलिए मॉडल्स के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। क्वेश्चन देखो, लिखा है सी रीना कैन, अब सॉरी विशाल कुड, कुड यहां पे बात करो, कुड हमारा हो गया आके मॉडल्स, क्या हो गया, कुड हमारा मॉडल्स हो गया। विल वुड से शुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट इंडिया यूज्ड टू, हमारे 13 मॉडल्स हैं। अब इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है हेड तो आएगा नहीं ना, हमारा यहां पे हैविंग आएगा। अच्छा क्या आएगा फिर, अच्छा बीन इसलिए नहीं आएगा ना, बीन सेंटेंस में इसलिए नहीं आएगा ना, सेंटेंस हमारा परफेक्ट तो है नहीं। अगर फ्यूचर परफेक्ट होता या प्रेजेंट परफेक्ट होता या पास्ट परफेक्ट होता तब बीन बजाते जाके, यहां पे सेंटेंस परफेक्ट तो है नहीं, इसका मतलब बीन बजेगा नहीं। हैव लग गया, क्योंकि हैव इसलिए आ गई क्योंकि मॉडल्स के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहां पे हैव आ गया, सर खत्म, सेंटेंस आ गया। द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, नो हियर, इसमें आपको बताना है गलती कहां पे है। द टीचर एक्सप्लेन्ड, द टीचर एक्सप्लेन्ड, सेंटेंस में एक्सप्लेन्ड आ गया, एक्सप्लेन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट का है। अच्छा आगे आओ, एवरीथिंग, टीचर ने सब कुछ एक्सप्लेन किया वेरी क्लियरली, वेरी यहां पे एडवर्ब है, और ये क्लियरली ये भी हमारा एडवर्ब है। तो आपको चला पता यहां से कि जो हमारा एडवर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, एडवर्ब वो एडवर्ब को क्वालिफाई भी करता है। कैसे, ऐसे देखो ध्यान से, जो एडवर्ब होता है
वो नाउन को प्रोनाउन को एडजेक्टिव को बात करें, वर्ब को बात करें, एडवर्ब को बात करें, प्रीपोजिशन को बात करें, कंजक्शन को बात करें, सबको क्वालिफाई करने वाला केवल एक पार्ट ऑफ स्पीच है। उसका नाम कौन सा है? वर्ब को ऐड करता एडवर्ब, उसका नाम एडवर्ब। एक पार्ट ऑफ स्पीच जो सबको क्वालिफाई कर देता है आगे, उसका नाम होता है एडवर्ब। तो यहां पे देखो क्लियरली, आप सबको पता है एलवाई लगाओ तो बनता है क्या बनता है एडवर्ब बनता है। यहां पे एलवाई लग गया। अब जैसे ही यहां पे एलवाई लगा, इसका मतलब ये हमारा हो गया आके एडवर्ब। और वेरी क्लियरली कैसे किया? बहुत अच्छे से। इसका मतलब वेरी को क्वालिफाई, अरे क्लियरली क्वालिफाई कौन कर रहा है? क्लियरली तो यहां पे एडवर्ब है। अरे क्लियरली तो यहां पे एडवर्ब है, और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है आके एडवर्ब। एडवर्ब को केवल एक पार्ट ऑफ स्पीच क्वालिफाई करेगा, वो है खुद का, मतलब खुद क्वालिफाई का हो जाता है आके एडवर्ब। तो वेरी भी यहां पे क्लियरली, वेरी भी यहां पे हमारा एडवर्ब है। मतलब कि इस सेंटेंस में ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत है नहीं तो सी पार्ट को, डी पार्ट को ठीक कर नो इधर आ गया। अंकित कैन, देखो कैन आ गया, कैन हमारी मॉडल्स हो गए। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सक्सीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कुछ लोग कहेंगे नहीं, अरे ऐसे नहीं, सक्सीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, सक्सीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सक्सीडेड सेकंड, और सक्सेस हमारी नाउन होता है। गलती ना करना कदाई। देखो ध्यान से, अगर बात करें सक्सेस की, सक्सेस हमारी होती है आके नाउन। और बात करें आके सक्सीड की, तो सक्सीड हमारी होती है आके वर्ब। और हमेशा नाउन की फॉर्म तो होती नहीं है। ये हो गए सक्सेसेस, मतलब वो सिंगुलर और प्लूरल तो बन पाएगा, बट सक्सीड में वर्ब की फॉर्म बन पाएंगी। सक्सीड, सक्सीडेड, तो इसका मतलब सक्सीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आके। अब जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कैन के बाद सक्सीड आएगा। इसका मतलब सही है, बट आगे पढ़ो तो अंकित कैन नॉट, अंकित सफल नहीं हो पाया बिकॉज ही लेबोरियस लेबोरियस, बिकॉज ही लेबोरियस, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। संक्षिप्त सफल नहीं हो पाया, भाई ये तो बनाने सेंटेंस। अंकित सफल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा। इसका मतलब यहां पे जो सक्सीड के बाद बिकॉज दिया हुआ है वो गलत है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमारा होता है आके कॉन्ट्राडिक्ट प्रीपोजिशन। देखो हमारी भाषा में पढ़ो, क्यूमुलेटिव और ये सब हमको नहीं पता होता, एडवर्सेटिव आसान भाषा में, एक पक्ष नेगेटिव तो एक पक्ष पॉजिटिव। तो बिकॉज हमारा होता है वो एक पक्ष को नेगेटिव एक पक्ष को पॉजिटिव करते हैं। जैसे सुशीला सुंदर होती तो शादी होती उसकी, तो बिकॉज नहीं लगेगा। सुशीला सुंदर है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई, ये तो बनाएगा नहीं ना। बिकॉज का मतलब होता है एक सेंटेंस नेगेटिव तो एक सेंटेंस पॉजिटिव। अच्छा, यहां पे लिखा है अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज लेबोरियस, अंकित सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो लेबोरियस था। मजा नहीं आ रही, बिकॉज गलत है, क्योंकि नहीं लगेगा। अंकित सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो लेबोरियस था, नहीं, क्योंकि वो लेबोरियस नहीं था। तो लेबोरियस के बाद में नॉट आना चाहिए। अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही, नहीं, बिकॉज हमारा होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, गलती हो गई। अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही नॉट लेबोरियस हार्ड, बस खत्म हो गया। बी पार्ट में मिस्टेक है, बी पार्ट में। 8 नंबर, सुनीता टोल्ड मी दैट। अब हमने आपको कल बता चुके हैं क्या, कि अगर टोल्ड आता है तो टोल्ड हमारा होता है आके नेगेटिव, टोल्ड हमारा होता है आके पास्ट वाला वर्ड। अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट में है तो बाद का सेंटेंस भी आपके आके पास्ट में बनेगा। अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट में है तो बाद का सेंटेंस भी पास्ट में बनेगा आके। तो टोल्ड हमारा यहां पे लिखा हुआ है, टोल्ड हमारा है पास्ट टेंस का, तो बाद का भी पास्ट टेंस का आएगा। विल हमारा प्रेजेंट का होता, सेल हमारा प्रेजेंट का होता। अच्छा, अब एक बात हमको बताओ, क्या कि आई के साथ और वी के साथ क्या आता है? विल आता है कि सेल आता है? तो बचपन से 55 तक पढ़ा है कि सेल आता है, तो यहां सेल लगेगा। इसका मतलब जब सेल का पास्ट की अगर बात करोगे तो सेल का पास्ट हमारा क्या होता है? सेल का पास्ट हमारा शुड होता है। इसका मतलब विल, आई और वी के साथ तो हम लोग सेल लगाते हैं। तो अगर यहां पे आई होता या वी होता तो सही होता शुड। काहे? अरे भाई समझ पा रहे हो, अगर शुरुआत का सेंटेंस पास्ट का है तो बाद का पास्ट का बनेगा। अगर शुरुआत का सेंटेंस हमारा पास्ट का है तो बाद का पास्ट का बनेगा। तो पास्ट का आने के लिए यहां पे या तो वुड होगा या तो शुड होगा। अच्छा, शुड क्यों नहीं होगा? शुड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे सेल का हम लोग पास्ट कर रहे हैं। अब जब सेल का पास्ट करेंगे तो सेल का पास्ट होता है आके शुड, और शुड लगता है केवल आके, शुड लगता सभी जगह है, पर यहां पे अगर आइडेंटिफाई की बात पूछेंगे तो यहां पे वुड आएगा, क्योंकि यहां पे सी के हिसाब से आएगा ना। सी के आई और वी के साथ लगता है सेल, और बाकी सबके साथ आता है विल,
बट 2016 के बाद चली मॉडर्न इंग्लिश, उसके बाद सब कुछ हमारा हो गया कि विल में, अक्षर को खत्म कर दिया गया है। बट कुछ किताबें इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो हमें उन्हीं हिसाब चलते हैं भाई। जब वो एक्सेप्ट नहीं करती, मानो एग्जामिनर ने उन्हीं किताबों के हिसाब से नंबर दिए, तो क्या फायदा अपना नंबर कटवा के, है कि नहीं। तो ये 8 क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन बाकी हैं। 2 क्वेश्चन के लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये कर दिया हमने बोर्ड को इरेज, और आप लोगों की सुविधा के लिए हमने पूरी वोकैब एक साथ लिख भी दी। आपका फ़ायदा ये है कि हम आपको साथ में याद करवा देंगे, बस सुनते रहिएगा, केवल सुनने से याद हो जाएंगे, गारंटी है। बट साथ दीजिएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब लिखा है द पुलिस ब्रेक अवे द कंसल्ट एज इट टर्न वायलेंट। ब्रेक अवे, अब पुलिस कहीं पे जाएगी तो पुलिस उग्रता से जाती है, मतलब कि वो तोड़ फाड़ के जाएगी सब कुछ। तो अब देखिएगा, अब पहले वो कैब याद करिए, उसके बाद उन दोनों क्वेश्चन को याद करिए, मतलब करिएगा, बहुत मजा आएगी याद करने में, गारंटी है। बस याद करवाएंगे हम, आप करो याद, बोर्ड में देखते रहो और जो हम कहें वो करते रहो, याद हो जाएगा। लिखा है कॉल बैक, इसका मतलब होता है वापस ले आना। अब कम से कम 3-4 बार आप इसको बोलोगे। कॉल बैक का मतलब वापस ले आना, जिस हिसाब से हम चलवाए उस हिसाब से आप चलो। याद ना हो तो हमारी गलती, बट अगर हमारा याद करवाने के बाद आपने याद ना कर पाए तो गलती आपकी है कि नहीं भाई। ताली दोनों हाथ से बजती है तो आपको भी याद करना पड़ेगा। तो कॉल बैक का मतलब होता है वापस ले आना। कॉल बैक का मतलब वापस ले आना, कॉल बैक 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 वापस ले आना। याद हो गया ना, हम जानते थे याद हो जाएगा। आगे आओ, कॉल फॉर, इसका मतलब होता है मांग करना। कॉल फॉर का मतलब मांग करना, कॉल फॉर मांग करना। कॉल बैक का मतलब वापस ले आना, कॉल फॉर का मतलब मांग करना। कम से कम लगेंगे 10 मिनट, पर 10 मिनट के बाद भूल नहीं पाओगे आप, पूरी हो गई, गारंटी है उत्कर्ष की। कॉल बैक वापस ले आना, कॉल फॉर मतलब मांग न करना, कॉल बैक वापस ले आना, कॉल फॉर मांग न करना, कॉल बैक वापस ले आना, कॉल फॉर मांग करना, कॉल बैक वापस ले आना, कॉल फॉर मांग करना, कॉल बैक वापस ले आना, कॉल फॉर मांग करना। आगे आओ, कॉल फर्द, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। कॉल फॉर का मतलब कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, मतलब आप जैसे आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो सभा के बीच में खड़े हो गए, असेंबली के बीच में, आपने कहा नहीं ये मुद्दा गलत है, तो कॉल फॉर कॉल फर्द। कॉल फर्द का मतलब कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। आगे आओ, कॉल बैक वापस ले आना, कॉल बैक वापस ले आना, कॉल बैक वापस ले आना, और कॉल फॉर मांग करना। कॉल फॉर तो कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। कॉल इन का मतलब होता है भीतर बुलाना या तो आमंत्रित करना, दोनों के एक ही सेंस हैं। कॉल इन का मतलब भीतर बुलाना या तो आमंत्रित करना। क्या समझ पे आ रहे हैं आप लोगों को? कॉल बैक वापस ले आना। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं हिंदी में क्यों ले आए, इंग्लिश तो है भैया, हिंदी में याद करो तभी क्वेश्चन कर पाओगे, है कि नहीं, क्योंकि गरीब मानसिकता के लोग हो आप लोग। कॉल फॉर कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, कॉल इन भीतर बुलाना या आमंत्रित करना। कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर मुलाकात करना, बहुत आते हैं दोनों वर्ड दोनों। कॉल इन का मतलब होता है भीतर बुलाना और कॉल ऑन का मतलब जाकर मुलाकात करना, मतलब किसी को फोन करा कि हम तुमसे मिलने आते हैं तो कॉल ऑन लगेगा। अब कोई आपके गेट के बाहर खड़ा है, अगर वो आपसे मिलेगा आके तो कॉल इन लगेगा। अलग अलग मतलब होंगे अलग अलग प्रेपोजिशन लगाने पर। कॉल ओवर, किसी को बुलावा भेजना। कॉल ओवर का मतलब किसी को बुलावा भेजना। कॉल अप, याद करना, अगर आपको किसी की याद आती है तो कॉल अप। कॉल अप का मतलब याद आना। कॉल अपॉन या ऑन का मतलब, ऑन का मतलब तो बताइए दिया है, अब अपॉन का मतलब सीखो। बट ऑन के 2 मतलब होते हैं, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख दिया हमने क्योंकि अगर आ जाए तो कर देना। कॉल अपॉन, कुछ करने या बोलने के लिए सभा में आमंत्रित करना। मानो आप बैठे हो, अब आपको लग रहा है आप गाना गाना चाहते हैं, आपके जो स्टेज में खड़ा हो कहता आओ गाना गावा के, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ करने या बोलने के लिए वो आमंत्रित करेगा, तो आपको करेगा कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को बोलने के लिए आमंत्रित करना। आगे नीचे आओ, लिखा हुआ है कॉल एट, इसका मतलब किसी जगह जाना या जहाज का किसी स्थान पर रुक जाना, कम से कम 2 मिनट अभी और दो इनमें। कॉल बैक का मतलब वापस ले आना, कॉल फॉर मांग करना, कॉल बैक वापस ले आना, कॉल फॉर मांग करना, केवल पढ़ना तो है देख देख के। कॉल फर्द नोट कर लेना कॉपी में। कॉल फर्द का मतलब कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, कॉल इन का मतलब भीतर बुलाना या आमंत्रित करना, कॉल ऑन का मतलब जाकर मुलाकात करना किसी से, कॉल ओवर किसी को बुलावा भेजना, कॉल अप याद करना,
किसी को याद करना। कॉल अपॉन का मतलब होता है कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। कॉल्ड का मतलब किसी जगह जाना है, जहाज या किसी स्थान पर रुक जाना। अब यहां पे आओ, यहां पे लगेगा आके ब्रोक थ्रो। ब्रोक थ्रो का मतलब होता है किसी चीज में एकदम वायलेंट तरीके से पेश करना। जब पुलिस होगी वायलेंट जाएगी तो यहां पे आएगा ब्रेक थ्रो। ए नंबर सही हो गया। बाकी हमने यहाँ पे आपको करवा दिया जितने इंपॉर्टेंट थे भाई। ऑफ की इंपॉर्टेंट नहीं थे तो क्यों करवाएं, थ्रो हमारी वहीं पे आ गई थी। फिर से पढ़ लो एक बार। कॉल बैक वापस ले आना, कॉल फॉर मांग करना, कॉल फॉर कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, कॉल भीतर बुलाना आमंत्रित करना, कॉल ऑन जाकर मुलाकात करना, कॉल ओवर किसी को बुलावा भेजना, कॉल अप याद करना, कॉल अपॉन कुछ करने या बोलने के लिए किसी को आमंत्रित करना, कॉल एट किसी जगह जाना। अब आपके पास पूरा 1 मिनट का समय है, पूरा 1 मिनट का। आपके पास वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ नहीं करना, केवल वर्ड देखने, इतने यहाँ से लेके यहाँ तक देखते रहना है और लगातार पढ़ते रहना 1 मिनट तक। केवल 1 मिनट का समय हम अपने मन में गिन रहे हैं। आपके पास समय नहीं है, पढ़ते रहो और मौज करते रहो जिंदगी भर। एक शायरी पढ़ी हमने, देखिए है, खुलूस दिल में जुबां पर मिठास रहने दो, खुलूस दिल में जुबां पर मिठास रहने दो, ना खुद रहो खुलूस दिल में जुबां पर मिठास रहने दो, ना खुद रहो ना किसी को उदास रहने दो। अरे वाह, ना खुद रहो ना किसी को उदास रहने दो, ना खुद रहो ना किसी को उदास रहने दो। लाख मुश्किलें जमाने में है, रिश्ता तो बस निभाने में है। तो आप हमारे साथ दीजिए, निभाइए, आप याद कर लीजिए, बस खत्म। एक पेज में लिख के पेस्ट कर लीजिएगा दीवार में, तो अच्छे से याद हो जाएगा। और पुट की याद कर लें एक बार हम लोग, पुट की पढ़ लें। पुट एक्रॉस, पुट की थोड़ी ज़्यादा है ना। पुट एक्रॉस इसका मतलब अपने विचार प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना। केवल पढ़ लेते हैं इसको आज हम। पुट एसाइड भविष्य के लिए बचा कर रखना। पुट अवे किसी बुरी चीज को भुला देना, मतलब आपका ब्रेकअप हो गया तो भुला दो उसको, पुट अवे। पुट बाई एक हिस्सा बात के इस्तेमाल के लिए बचा कर रखना। पुट डाउन टू किसी को किसी बात का कारण बताना। पुट डाउन दमन करना या डिफेम करना, बेइज्जती करना। पुट इन मांग या अनुरोध करना। पुट ऑफ स्थगित करना, पुट ऑफ का मतलब। पुट ऑन कपड़े पहनना। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। कैंडल नहीं होती, कैंडल अगरबत्ती तो बुझाते हैं उसको, कैंडल मोमबत्ती। पुट आउट। पुट समबडी थ्रो किसी को मुसीबत में डालना, मानो किसी के मार फेंक के ईटा बचत है एकदम, है ना, तो पुट समबडी थ्रो। पुट अप का मतलब रहने का स्थान देना। पुट अप विद अप्रिय बर्दाश्त करना। पुट ओवर सफलतापूर्वक पूरा करना। ये आपकी पुट की रही। इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन कहाँ है ये, रीना कैन नॉट पुट फर्द विद हर नेस्टी फेलो। रीना अपने सहपाठी के साथ रह नहीं सकती, इसका यही सेंस आएगा। तो पुट इन का मतलब होता है मांग या अनुरोध करना, मजा नहीं आ रही। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना नहीं। पुट अप का मतलब होता है सहन करना, कहीं लिखा है रहने का स्थान देना, हाँ तो बस वही सहन करना या रहने का स्थान देना। पुट अप लगेगा इसमें, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। 8 क्वेश्चन रखते हैं हम, सुबह से लगे हुए हैं, 7:30 बजे से लगातार हमको हो गया समय हो गया। 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन ही हमने नहीं करवाए, उससे जुड़े कॉन्सेप्ट हमने लगभग बता दी हैं 30-35 कॉन्सेप्ट। तो सीरीज आपको कैसी लग रही, अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेहनत लगती है बनाने में, सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर सुबह तक केवल पढ़ाना होता है हमको और अपना भी कुछ पढ़ना होता है। बाकी अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भैया हैप्पी न्यू ईयर, सभी लोग खुश रहें, आपके माता पिता, आप दुनिया में वो नाम करें जो आपके खानदान में किसी ने नाम ना किया हो। इतना ज़्यादा मेहनत करिए जो आपके पूरे मोहल्ले, पूरे पाकिस्तान, पूरे जापान, पूरे विश्व में कोई मेहनत ना कर रहा हो। इतना कुल मिला के बात ये है, इतनी ज़्यादा आप मेहनत कर दो कि आपसे ज़्यादा कोई मेहनत ना कर पाए, क्योंकि मेहनत जो करेगा वो आगे आएगा। तो आप अपने क्षेत्र में इतनी मेहनत कर दीजिए कि आपके क्षेत्र में आपसे आगे कोई ना आ पाए। ये होती है मेहनत। किस्मत मौका देती है, मेहनत चौका देती है। अगर आप किस्मत के भरोसे रहेंगे तो वही मिल पाएगा जो भाग्य के भरोसे होगा, जो किस्मत के भरोसे होगा। बट अगर आप मेहनत करेंगे तो किस्मत भी वही देगी जो आप चाहेंगे। ये होती है मेहनत। शिक्षा कहती है यदि आप मुझको समय दोगे तो मैं आपका समय सुधार दूंगी। विद्या की देवी कहती है यदि आप मुझको आज समय देते हैं तो मैं आपका समय सुधार दूंगी। तो अगर आपको अपना भविष्य का समय सुधरवाना है तो उसके लिए आपको प्रेजेंट में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने वर्तमान में मेहनत करी है तो आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जेन्युइन सी बात है कि नहीं? जो मेहनत नहीं करेगा वो निखर के नहीं आ पाएगा। मेहनत ही करनी पड़ेगी इंसान को, नहीं समय बर्बाद करने का कोई उद्देश्य होता नहीं है, ना अध्यापक का ना टीचर का। बाकी हमको सबके बारे में पता नहीं है। जय हिंद।